चल बैठ इधर चुपचाप। हमने यहाँ उन कैदियों को रखा है जो उम्र कैद की सजा दी। वैसे सर आपने जेल को काफी अच्छे ढंग से रखा हुआ है। थैंक यू। कहते मैं पुराने तौर तरीकों पे चलने वाला एक विभाग, बट आई एम श्योर इस काम को तुम मुझसे भी अच्छा निभाओ। कोशिश करूंगा। आओ, अब मैं तुम्हें बैरक नंबर 18 में ले चलता। ये क्या सर? इस बैरक की तो सारी कोठरियां खाली पड़ी हैं। यहाँ कोई कैदी नहीं। सर क्या है कि जेल की दूसरी मंजिलों पर काफी जगह थी, इसलिए हमने इस बैरक नंबर 18 को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा। हाँ, लेकिन ऊपर सभी बैरक में 2-2, 3-3 कैदी थे। कुछ को तो यहाँ रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन क्या है देव कि ये बैरक दूसरे बैरकों से अलग है और यहाँ की कोठरियां इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। लिहाजा हमने ये समझा कि जब तक इनकी मरम्मत ठीक तरह नहीं हो जाती इनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। फांसी का तख्ता? जहां तक मुझे पता है अब यहाँ फांसी नहीं दी जाती। नहीं, ये फांसी का तख्ता अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये तो 5-6 साल पुरानी निशानियां हैं जब यहाँ कैदियों को फांसी दी जाती है। अब तो मुजरिमों को फांसी देने के लिए यहाँ से दूर पांव से जेल भेजा जाता है। सर अब ये बेकार पड़ा है और बहुत जल्दी हम लोग इसे यहाँ से हटा भी रहे हैं, और सर इसी साल इसकी जगह एक नया बैरक बनाया जाए। देव सर, अब तो तुम इस जेल का पूरा निरीक्षण कर चुके हो। एक नए वार्डन की ड्यूटी में तुम्हें सौंपता हूं। अब तो मैं एक रिटायर आदमी की जिंदगी बसर करने जा रहा हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत आती है तो इंस्पेक्टर सुरेश तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बात है सर? अभी मैंने इस खिड़की के बाहर कुछ परछाई सी देखी थी। मैं देखने के लिए बाहर गया था लेकिन वहां तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सर मेरे ख्याल से बाहर ये जो बिजली चमक रही है शायद इसी की वजह से आपको कोई भ्रम हुआ है सर। नहीं नहीं नहीं, वहां कोई आदमी था, मतलब परछाई सी थी लेकिन कोई था जरूर। उसे गले में कुछ रस्सी सी थी, फांसी का फंदा। फांसी का फंदा सर? हाँ, खैर जाने दो। ये कौन है? सर ये नया कैदी है सर। आज ही डबल मर्डर के केस में इसे उम्र कैद की सजा हुई है सर।
इस जेल का वार्डन। क्यों? वार्डन, मैंने ऐसी बहुत सी जेलें देखी हैं और किसी भी जेल की दीवारों ने मुझे बहुत दिनों तक रोक के नहीं रखा है। सर, ये नाकेशी बहुत ही खतरनाक मुझे लगा। सर, मैं सोच रहा था कि इसे बैरक नंबर 10 में रखते हैं सर। बैरक नंबर 10 तो पहले से ही काफी भरी हुई है। तुम एक काम करो, इसे वो खाली बैरक है ना, बैरक नंबर 18 में डाल दो। बैरक नंबर 18? सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वहां हम किसी को नहीं रखते सर। लेके आओ। वाह वाह वाह, यहाँ रखोगे मुझे? हाँ? अरे ऐसी बहुत सी जेलें देखी हैं वार्डन। बस रुको, इसकी बेड़ियां खोलो। हाँ खोलो खोलो खोलो। नाकेशी को ये गहने बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। खोलो और जाके सब वार्डन को दे दो अपने। चलो अंदर, अंदर बंद कर दो। हाँ हाँ जाते हैं साहब, जाते हैं। नाकेशी जैसे शेर को तुमने 18 नंबर बैरक में रखा है। हाँ? क्या समझते हो निकल नहीं पाऊंगा? अरे निकल जाऊंगा वार्डन, तुझे पता भी नहीं चलेगा। वाह रे नाकेशी वाह, तेरी इतनी दहशत कि तुझे अकेला रखा है। वाह, लेकिन कब तक? ऐसे निकलूंगा, ऐसे। हाँ? ये कौन आ गया भाई? 18 नंबर में कौन सा पंछी और आ गया मेरे अलावा? हाँ? अरे कौन है वो? हाँ? कौन है क्या? आखिर ये हो कैसे गया? ना खूंखार अपराधी, उसकी ये हालत। सर, मैंने आपको पहले बताया था ना कि ऐसे केसेस पहले भी कई बार हो चुके हैं। लहराता हुआ साया, कदमों की आवाज, लाश, कदम चलते हुए पुतला, हवा में लटकता पुतला, फांसी का फंदा। किधर? कहाँ देखा? फंदा कहाँ देखा? वो फांसी का फंदा। ले जाओ इसे। फांसी का फंदा क्या कह रहा है ये? सर, मैंने आपको इसीलिए कहा था इसे बैरक नंबर 18 में मत रखिए सर। पिछले 5 सालों में 17 कैदियों को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इनमें से 3 ने तो आत्महत्या भी करने की कोशिश की, और ये सब कैदी बैरक नंबर 18 में रखे गए थे। एग्जैक्टली सर। और सर, यही वजह है कि हम किसी भी कैदी को उस बैरक में नहीं रखते। और तो और सर, हमारे संतरी भी वहां जाकर पहरा देने में घबराते हैं सर। क्यों? सर, इस बारे में मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी समझ से तो बाहर की बात है सर।
लेकिन हमारे संतरी बताते हैं कि वहां डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, अजीबोगरीब सी घटनाएं होती हैं सर। डरावनी आवाजें, अजीबोगरीब घटनाएं। ये नाकेशी भी कुछ परछाई, जूतों और दरवाजों की बात कर रहा था। क्या वजह हो सकती है जो वहां लोगों को पागल बना देती है? इस राज को जानने का एक ही तरीका है। आज की रात मैं खुद बैरक नंबर 18 में गुजारूंगा। ये कोठरी ठीक रहेगी। जी सर। सामान इसमें रख दीजिए। यस सर। एक बात कहूं सर, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे ख्याल से आपका ये फैसला ठीक नहीं है सर। सिर्फ यही एक तरीका है पता लगाने का कि हकीकत में यहां क्या गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो। हालांकि मुझे पता नहीं कि यहां क्या होने वाला है, मगर मैं फिर भी तैयार हूं हर हालात का सामना करने के लिए। मुझे यकीन है यहां कुछ होगा नहीं। तुम ऐसा करो। जी सर। बाहर से दरवाजे में ताला लगा के चाबी मुझे दे दो। सर। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा दूसरे कैदियों के साथ होता है। सर। अब तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाओ। सर। दरवाजा कैसे खुल गया? चाबी तो चढ़ाओ। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। कौन है? रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा, मुझे फांसी पर चढ़ा। मैंने किसी को नहीं मारा।
क्या हुआ सर? लेकिन सर उधर तो कोई भी नहीं है सर। 5 साल पहले इस बैरक नंबर 18 में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब मुकेश नाम के कैदी को इस बैरक में रखा गया, शायद उसी की वजह से ये सब कुछ हो गया। मुकेश एक मुजरिम था, उसे इसी बैरक में रखा गया था। ये इंस्पेक्टर वीरेन, इन्होंने उसे अपनी हिरासत में लिया था। ये सब बताएंगे तुम। देखिए, मुकेश एक पेशेवर चोर था। 3 बार पकड़ा गया, 4 साल की सजा काटी उसने, और आखिरी बार जब वो पकड़ा गया तो छूटने के बाद उसने वादा किया था कि उसे अगर एक मौका मिल जाए अच्छा आदमी बनने का तो वो ये गुनाहों की जिंदगी छोड़ देगा। और देव, ऐसा मौका देने वाला एक आदमी भी उसे मिला था, जिसका नाम था जनार्दन। एक बहुत ही रईस आदमी था, समाज सेवक था। वो अपराधियों को शराफत की जिंदगी बिताने के लिए मदद किया करता था। जनार्दन सेठ ने उसे अपने यहां नौकरी दे दी। शुरू के 2 साल तो ऐसा लगा कि जैसे वो सचमुच सुधर गया हो, लेकिन उसके बाद उसने एक ऐसा अपराध किया जिसे बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। उसने अपने मालिक जनार्दन का खून कर दिया था, वो भी चंद रुपयों की खातिर। हमें वहां रुपयों से भरा एक बैग मिला। जब हम वहां पहुंचे तो हमें जनार्दन के भतीजे ने बताया कि वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे और आकर उन्होंने देखा कि जनार्दन का कत्ल हो चुका था। मुकेश के सिर के पीछे गहरा घाव था और जनार्दन के हाथ में पड़े फूलदान पर खून का निशान। इससे साफ जाहिर था कि जनार्दन ने अपने बचाव के लिए वो फूलदान मुकेश के सिर पे मारा होगा। मुकेश बार बार कह रहा था कि वो निर्दोष है, पर जनार्दन की पीठ में घुसा चाकू, वो बैग, ये सारे सबूत यही कह रहे थे कि उसने एक ऐसे आदमी का कत्ल किया है जिसने उसे सुधारने की कोशिश की थी। और इस संगीन जुर्म के लिए उसे सजाए मौत मिली थी। और उसे मेरे ही जेल में लाया गया। मैंने उसे 18 नंबर के बैरक में रखा। यहां आने के ठीक 3 महीने बाद उसकी फांसी लगने की तारीख आ गई। मुकेश, तुम्हारा टाइम हो चुका है। क्या टाइम हो गया? इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मुकेश, ये बात कई मर्तबा दोहराई जा चुकी है। मैं क्यों चढ़ूं फांसी जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मैंने जनार्दन साहब को नहीं मारा, मैं क्यों चढ़ूं? मुकेश, फैसला हो चुका है, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। गार्ड! मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जनार्दन साहब को खून करूंगा ही क्यों? जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, मुझे चोर से इंसान बनाया, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। 5 बजने में 10 मिनट, ठीक 5 बजे फांसी हो। मैंने जनार्दन साहब का खून नहीं किया, नहीं किया। क्या है आप लोग? मैं बेकसूर हूँ। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ठीक है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, न कहीं, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मुझे फांसी नहीं चढ़ा सकती। ना बस। विलास, इसके चेहरे पे कपड़ा डालो। इसका लीवर काम नहीं कर रहा है। बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, कहीं देखो, उठाओ यहाँ से। जी साहब। फिर से कोशिश करो। जी साहब। हो गया साहब। मैंने कहा था ना मैं बेकसूर हूँ।
तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, लेकिन मुझे फांसी नहीं दे सकते। कैदी को फिर से अपनी जगह पे लाओ, उसके चेहरे पे कपड़ा डालो, फंदा डालो इसके गले में। तैयार हो जाओ तुम। एक सब तो काम कर रहा है, लेकिन ट्रैप डोर नहीं खुला है। फिर से कोशिश करो। एक, दो, तीन। नहीं खुला है। यदि को हटाओ वहां से। मैंने आपसे कहा था ना, मैं बेकसूर हूं। फिर से कोशिश करो। तो खुल गया साहब। लगता है कैदी की वजन की वजह से एक ट्रैप डोर जाम हो गया था। उस पुतले को लेकर आओ जिसका वजन कैदी के वजन के बराबर है। जल्दी ले आओ यहाँ। आओ। चलो ले जाओ ऊपर। सवाल वो फंदा डालो उसके गले में। हाँ। साहब इस पुतले का वजन तो कैदी के वजन के बराबर लगता है। फांसी लगा के देखो, देखो क्या गड़बड़ है। जी साहब। एक, दो, तीन। साहब इसका लीवर पुतले पर तो बराबर काम कर रहा है। शायद इसका ट्रैप डोर जाम हो गया था। सुनो, वो कैदी को यहाँ ले आओ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने अपने साहब को नहीं मारा। सच, मैंने जनाजा साहब को नहीं मारा। ले जाओ इसको। आप मेरी बात में यकीन कीजिए। ले जाओ ऊपर। ले आओ। आप लोग नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे। गिलास कपड़ा डालो इसके चेहरे। साहब, जिसने मौत देखी हो वो ही बता सकता है कि मौत कैसी होती है। लेकिन अब नहीं, तीसरी बार इस यातना से नहीं गुजरना चाहता। मैं बेकसूर हूं साहब, मैं बेकसूर हूं। चिंता मत करो, ये आखिरी बार। विलास, इसके चेहरे पे कपड़ा डालो, फंदा डालो इसके गले में। जी साहब। एक, मुझे कुछ नहीं होगा। दो, मुझे फांसी नहीं होगी। तीन। नहीं बोला साहब। फिर उस लीवर को खींचो, मुझे कुछ नहीं होगा। खींचो, खींचो। नहीं खुल रहा साहब। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये अनहोनी है साहब। हो सकता है ये आदमी सत्य बोल रहा हो। एक कैदी बेकसूर ही हो साहब। हो सकता है कोई शक्ति इसको बचा रही हो साहब। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं बेकसूर हूं। सही है सब। मैं ये तख्ते पे आज तक कभी नहीं चढ़ा हूं, लेकिन देख, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कि तू बेकसूर है। ये नहीं हो सकता कि जो मैं कर रहा हूं ना, वो गलत कर रहा हूं। लेकिन फैसला करना मेरा काम नहीं। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और उसे निभा के रहूंगा। याद रख, तुझे 1000 बार मुझे लटकाना क्यों ना पड़े, मैं तुझे लटका के रहूंगा। देखिए साहब, मैं अभी तक जिंदा इसलिए हूं कि मैं बेकसूर हूं। ये बात मैं ही नहीं, यहाँ खड़े हुए सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद आप भी। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अदालत ने और इस इंस्पेक्टर ने भी अपना फर्ज निभाया है। कसूर तो उस आदमी का है जिसने मुझे फंसाया है। मैं अपनी किस्मत से और नहीं लड़ सकता। साहब, इस बार जब आप मुझे फांसी लगाएंगे ना, तो मैं सच में मर जाऊंगा। लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने जनार्दन साहब को खून नहीं किया।
जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती और आप सबको यह पता नहीं चल जाता कि मैं बेकसूर था, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लाओ मुझे फांसी, डालो मेरे मुंह पर कपड़ा, डालो। कपड़ा डालो इसके चेहरे पे। जी साहब। कपड़ा डालो इसके चेहरे पे और फांसी का फंदा भी डाल दो गले में। डाल दो फंदा। जी साहब। तैयारी करो फांसी की। फांसी की तैयारी करो। मैं तैयार हूँ साहब। 5:45 को फांसी होगी। 1, 2, 3। ये फांसी रोकने का अधिकार होता ना तो मैं जरूर रोक देता उसकी फांसी, लेकिन नहीं, मुझे वो अधिकार नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ। बस इसके बाद फिर जेल में ये सब कुछ शुरू हो गया। आपका मतलब है कि मुकेश की आत्मा अभी तक जेल में घूम रही है और इंतजार कर रही है कि कब उसकी बेगुनाही साबित होगी। इस बात के अलावा और क्या कहा जा सकता है? बताओ बताओ ना, तुम क्या कहा जा सकता है? इस फांसी का मुझ पे इतना गहरा असर हुआ, इसके बाद इस जेल में फांसी देना मैंने बंद करवा दिया। देखिए, मुकेश तो अब मर चुका है और हम उसे जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं, अगर वो सच है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करें। लेकिन देव साहब, ये आप कैसे कर पाएंगे? इस केस की छानबीन मैंने खुद की थी, और अगर उसे फंसाया भी गया था तो फंसाने वाले ने इस बात का पूरा ध्यान रखकर प्लान बनाया था कि सारे मौजूदा सबूत मुकेश के खिलाफ हैं, ये साबित करने के लिए कि वही खूनी है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, पूरे 7 साल बीत चुके साथ। इतने लंबे अरसे के बाद हम ये सारे सबूत कहां से ढूंढ पाएंगे? ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम ये पता लगाने की कोशिश तो होनी ही चाहिए कि मुकेश को फंसाने वाला और जनार्दन का असली कातिल कौन है। फांसी तो उसे होनी चाहिए थी। ये खून जिस जगह हुआ, उस जगह का पता मुझे बताएंगे? जनार्दन साहब यहीं रहते थे? जी हाँ। उनके भाई मुरलीधर घर पे हैं या उनके बेटे शिशिर? जी, शिशिर साहब जो है वो दिल्ली गए हुए हैं, उन्हें आने में 1 हफ्ता लग ही जाएगा। और मुरलीधर साहब का तो कोई भरोसा नहीं है, ऑफिस इस समय मैं ही अकेला हूँ। कहिए। जब वो आए तो उनसे बता दीजिएगा जेल का वार्डन देव आया था। जी अच्छा।
तुम तो कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? यहाँ क्या हो रहा था? सर मैंने आपको बताया ना कि घर में कोई नहीं। लेकिन मैंने अभी देखा यहाँ कुछ हो रहा था। मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, कोई नहीं है घर। कोई? लेकिन मैंने यहाँ कुछ देखा। मैंने इसका मतलब कोई मुझे बता रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, ठीक उसी कमरे में जिस कमरे में कत्ल हुआ था। मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। कुछ परछाई सी थी, धुंधली धुंधली सी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुकेश आपकी जेल में 3 महीने रहा। हाँ। क्या वो स्मोक करता था? उसे पाइप पीने की आदत थी? वो पाइप पीता था वो? नहीं, जहां तक कि मुझे याद है, उसे ऐसी कोई आदत नहीं थी। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तब तो वो बेकसूर था। क्या? असली कातिल वो पाइप पीने वाला है। मैंने उसकी परछाई अच्छी तरीके से देखी थी। कौन हो सकता है ये पाइप पीने वाला? कौन हो सकता है? हेलो, हाँ बोलो सुरेश। हाँ, एक मिनट, फोन आया। हेलो, हाँ सुरेश बोलो। ठीक है, तुम वही रोको, मैं अभी आता हूँ। जनार्दन के परिवार का कोई आदमी मुझसे मिलना चाहता है। हो सकता है असली कातिल का कोई सुराग मिल जाए। मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपको इंतजार करना पड़ा। मैं यहाँ का वार्डन देव हूँ। मुझे मुरलीधर कहते हैं। अच्छा, आप जनार्दन जी के भाई हैं जिनके कत्ल का इल्जाम मुकेश पर लगा था। मुकेश पे लगा था? खून के इल्जाम का क्या मतलब? खून तो मुकेश ने किया था ना? जी नहीं, ये सच नहीं है। किसी ने उसको फंसाया था। किसी ने फंसाया था? जी हाँ, लेकिन मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं कि खून किसी और ने किया था? तो कौन हो सकता है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, तुम मुरलीधर, तुमने जनार्दन का खून किया है। तुम कातिल हो। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, तुम्ही ने अपने भाई का कत्ल किया है और झूठे सबूत इकट्ठे करके मुकेश को कातिल साबित कर दिया। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये सब तुमने कैसे किया था। मैं बताता हूँ। उस दिन तुम अचानक जनार्दन के कमरे में घुसे और तुमने देखा कि जनार्दन शायद रुपए गिन रहा था या बैग में रख रहा था। तुमसे ये सब देखा नहीं गया। तुम्हारे हाथ में चाकू था, वो चाकू तुमने उसके पीठ में ठोक दिया। जनार्दन वहीं पे गिर गया, लेकिन तुम वहां से गए नहीं। तुमने वहीं खड़े होकर अपना पाइप जलाया। उसके बाद नौकर मुकेश की आवाज सुनकर तुम शायद वहीं कहीं छिप गए थे। नौकर जब अंदर आया, ये सब देखकर घबरा गया, लेकिन तुमने उसको भी नहीं बख्शा। तुम्हारे हाथ में फूलदान था। तुम चुपके से उसके पीछे आए और फूलदान उसके सिर पर दे मारा। उसके बाद अलमारी से बैग निकाला, उसमें रुपए डालकर मुकेश के हाथ में फंसा दिया ताकि सारा शक मुकेश पर जाए। बकवास है, एकदम बकवास। ये बकवास नहीं है। तुमने पैसों की खातिर अपने भाई को मार दिया, जिसकी कीमत उस बेचारे मुकेश को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये एकदम मनगढ़ंत कहानी है। इस पर कोई अदालत विश्वास नहीं करेगी वार्डन साहब, और बिना सबूत के तो बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारे पास एक भी नहीं है। जो भी तुम कहानी सुना रहे हो वो सिर्फ कल्पना है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना। मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जरा ध्यान से जाइएगा, कहीं जल्दी आपको वापस यहीं ना आना पड़े। मुझे अपना रास्ता मालूम है, समझा? नानी क्या क्या बकबक कर रहा था। 1 सालों के बाद इसे पता कैसे चला? कुछ भी हो, बिना सबूत के ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखता हूँ क्या बिगाड़ता है। ये मैं कहाँ आ गया? फालतू की टेंशन में मैं गलत मोड़ मुड़ गया। ये बैरक कितनी डरावनी लग रही है। एकदम सुनसान। अरे मैं कहाँ?
की आवाजें हो सकती है और आ भी रही है फांसी के तख्ते के पास ही कहीं से। चलो जल्दी चलो। लेकिन अब मैंने असली खूनी को सजा देकर अपना बदला ले लिया है। यार गोकुल, तू तो कह रहा था कि यह कमरा अनमोल चीजों से भरा पड़ा है और मुझे भी लगा कि कुछ बढ़िया से हीरे और जवाहरात देखने को मिलेंगे, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इन चीजों की कीमत जानने के लिए पारखी की निगाहें चाहिए, समझे? ये बाबा आदम के जमाने की बेशकीमती अनमोल चीजें हैं। यार तू कहता है तो ये बेशकीमती चीजें हो भी सकती हैं। हो सकती है? अरे ये अनमोल खजाना है, पर इनमें से कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं जितनी कीमती वो चीज है जो अभी अभी मैंने हासिल की है। जर्मनी का अद्भुत चमत्कार। अद्भुत चमत्कार? हाँ, तुमने जॉन हरमन का नाम सुना है? वो तो कोई ज्योतिषी था ना? कोई छोटा ज्योतिषी नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी। उसमें यह गुण था कि वो इंसान की शक्ल देखकर बता सकता था कि उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। यहां तक कि उसने अपनी मौत की तारीख अपने मरने के 12 साल पहले ही बता दी थी। क्या बात कर रहा है यार? हकीकत है ये। इसीलिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, नेता और अभिनेता उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। इतना महान ज्योतिषी था वो? बहुत महान ज्योतिष। और अब तुम ये देखो। ये तो एक मामूली सा चश्मा है। मामूली सा चश्मा? ये कोई मामूली चश्मा नहीं, जॉन हरमन का चश्मा है। मैं बहुत सालों से इसे ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं। तो अभी एक नीलामी में न्यूयॉर्क में मैंने इसे $2,12,000 में खरीदा है। $2,12,000? उछलो मत। $2,12,000 की इस चश्मे के सामने कोई अहमियत नहीं। यह चश्मा नहीं, करिश्मा है, करिश्मा। अपने आप में एक अनमोल खजाना। अल्लादीन का चिराग भी इस चश्मे के सामने पानी भरता है, समझे? दिखाओ पत्ते, शो। शो। पत्ते अच्छे थे प्रताप, लेकिन दिन बुरे चल रहे हो तो पत्ते बेचारे क्या करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी पत्तों की तरह बुरे नहीं। ये 100 रुपए रखो, दोनों जाकर कहीं खाना वाना खा लो। भैंस क्या कर रही? यार तू कैलाश से 100 रुपए क्यों ले लिए? क्यों ले लिया? खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे क्या? देख महेश, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक खाना हजम नहीं होगा। बता देता हूँ, ला 100 रुपए। छोड़ ला, वहाँ ला इधर। यार 100 के मैं 2000 बनाता हूँ। सुनो, 100 रुपए ये 7 नंबर। Yes, your lucky number is 7. देख, 7 तारीख तेरी लकी नंबर है। मैं 7 तारीख को पैदा हुआ था,
7 तारीख को मैं इस क्लब में आया था। 7 तारीख है आज। जल्दी रोटेट कीजिए। आजा। स्टॉप। नंबर 32। हो गई ना तसल्ली? लगा दिए सब पैसे, अब पानी पी के सोना पड़ेगा। महेश, घबराता क्यों? मेरे पास एक आइडिया है। कल मैं पल्लवी विवाह में बैठा था लगाने के लिए। वहाँ एक अमीर घर का नौकर मिला था मुझे, और एक काम की खबर हाथ लगी है। क्या? वो बता रहा था कि जहाँ वो नौकर है वो लोग बड़े अमीर हैं। हाँ, और सारे लोग बाहर गांव गए हुए हैं, और सारे के सारे नौकर एक हफ्ते तक छुट्टी मनाने वाले हैं। घर में ताला लगा रहेगा। मैंने उस घर का गली नंबर, प्लॉट नंबर, एड्रेस पूरा ले लिया है। आज रात ही ताला तोड़कर पूरे घर को साफ कर देंगे। आजा आजा। धीरे बोल यार, एक तो ताला तोड़ने में इतना टाइम लगा और फिर अपने हाथ में लगा क्या? कुछ भी नहीं। ये सब अंकस फर्नीचर, ये सब यार जो मिलता है उठा ले। ताला तोड़ा धंधा है, चल उठा यही पे। बाहर से देखा तो ऐसा लगा कि साला 1.5-2 लाख का सामान मिल जाएगा। पुरानी किताबें और बनकर भीख मांगने के लिए क्या? मेरा है ये, हाथ मत लगाना है बोल रहा हूँ। जो पहनूंगा तो जल जाएगा, ये देख। कोई भी नहीं है। अबे यहाँ कोई ना कोई है जरूर। मैंने अपनी आंखों से एक वॉचमैन को देखा है। देख महेश, इसके पहले कि यहाँ कोई आ जाए अपन लोग यहाँ से खिसक लेते हैं। ज्यादा लालची मत बन जा। चल मालिक करना जल्दी।
अब यार ये अपना छेनी हथौड़ी तो हटा। ये सब चीज उठाकर तो लेकर आए, लेकिन अब इसका करे क्या यार? महेश ये देख, और ये सब बेचकर अपने पास 20-25 हजार रुपए आ ही गए समझो। अब मैं एक 5 स्टार होटल में बेहतरीन कमरा बुक करूंगा और मैं उसमें रहूंगा। क्या कहा? पहले भी जुए में सारे पैसे आ चुका है। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, तू एकदम पागल हो गया है। ये पागल नहीं, ये देख ये इधर ला। मैं वहाँ अमीरों की तरह रहूंगा, एकदम सूटेड बूटेड। मेरे कमरे के आजू बाजू बड़े बड़े अमीर पैसे वाले मालामाल लोग आके रहेंगे। मालूम है, जब ये पैसे वाले 5 स्टार में आकर ठहरते हैं तो जब अपने कमरों से बाहर जाते हैं तो अपने कमरों को ताले नहीं लगाते। और जैसे ही ये अपने कमरों को छोड़कर बाहर जाएंगे या स्विमिंग करने जाएंगे, मैं उनके कमरों में घुसकर उनका कमरा साफ कर दूंगा, एकदम सफाचट। वेलकम सर, ये है आपका रॉयल स्वीट सर। मुझे यकीन है ये स्वीट आपको बहुत पसंद आएगा सर। गुड, वेरी गुड, बेटर देन हिमालय पैलेस। थैंक यू सर। ओके, नाउ कीप दिस। थैंक यू सर। You can go. Right sir. Have a nice time sir. Thank you. टीवी, इतना बड़ा टीवी, वाह वाह वाह, क्या बात है। बिस्तर, गद्देदार बिस्तर, क्या बात है। बिस्तर, अब जरा मुंह हाथ धो के काम पे लगा जाए। वाह, क्या बाथरूम है, 5 स्टार बाथरूम। धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अरे कोई है यहाँ, ये क्या है? मेरे कमरे में लाश है, लाश है मेरे कमरे में। अरे मैं क्या तमाशा है, मेरे कमरे में लाश है, लाश है। ओह, ये क्या खाना है, लाश है मेरे कमरे में। यहाँ तो कोई नहीं है सर। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं। आओ देखता हूँ। सर, अंदर तो कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से लाश देखी है। नो सर, आप प्लीज खुद देख लीजिए, आइए। खुद देख लो, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अरे 1 मिनट पहले ही मैंने इस पंखे से लाश लटकते हुए देखी है। हाँ, वो आदमी सफेद शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था यहीं। लेकिन सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई लाश नहीं है यहाँ। देखिए, मैंने क्या दिखाया मैं जानता हूँ। इस कमरे में यहीं इस पंखे से लाश लटक रही थी। ओह, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा।
मुझे तुरंत दूसरा कमरा दीजिए, मुझे तुरंत दूसरा कमरा चाहिए। दूसरा कमरा? हाँ सर शायद ये तो मुमकिन नहीं होगा। क्या? बाकी के सारे कमरे फुल हैं। फिर सर यहाँ कोई गड़बड़ भी तो नहीं है? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है सर। मुझे आप दूसरा कमरा देते हैं, मैं होटल बदलूं। ठीक है सर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेकंड फ्लोर पे एक नया कस्टमर आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपना स्वीट आपके साथ बदल ले। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं नीचे इंतजार करता हूँ, और जैसे ही कमरे की व्यवस्था हो जाए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी बहुत बेहतर। तुम जाकर उससे बात करो। ये आदमी माला माल लगता है, पता नहीं किस कमरे में ठहरा है। कमरा नंबर पता चल जाए तो आज ही सारा कमरा साफ। माफ कीजिए सर, जरा देर हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक वैसा ही हो गया है जैसा कि आप चाहते थे। वो दूसरे स्वीट वाले साहब भी मान गए हैं और आपके स्वीट में शिफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो अपना कमरा देख लीजिए सर, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बहुत आराम मिलेगा सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, उस कमरे में पंखे से लटकती हुई लाश मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, बस। चलें? यस सर। ओके चलो। हमारा नया ग्राहक जिसे हमने अभी अभी इसी सूट में शिफ्ट किया। ये आवाज तो उसी कमरे से आ रही है। तो मैं यहाँ ये पूछ रही थी सर कि इन्हें कोई कपड़ा प्रेस कराना है या नहीं, मगर जब मैं आई मैंने देखा कि इसी तरह पंखे से लटके हुए थे सर। वही आदमी है, वही सफेद शर्ट, ग्रे ट्राउजर। मैंने तुमसे कहा था ना। ओ, अब तो आपको यकीन आ गया ना? का मतलब यहाँ जो हुआ उसका आपको 2 घंटे पहले से पता था? ये कैसे हो सकता है? हमारी समझ में तो नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अमीरों को लूटने का सारा प्लान चौपट हो गया मेरा, लेकिन मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, कितना हुआ? क्या लफड़ा गया इधर? क्या लफड़ा? हाँ? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? अरे ये अभी मैंने एक्सीडेंट देखा यहाँ पे। क्यों बे? सुबह पीकर आया क्या? अरे नहीं भाई, एक कार और एक मोटर बाइक, और मोटर बाइक उस आदमी के ऊपर। देख, अभी तक तो यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन अगर तू यहाँ बीच चौराहे पर खड़ा रहा तो तेरा एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, समझा? और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, तू खुद। प्रताप, मैं महेश, तुम मेरे घर पे हो। प्रताप, तुम्हें क्या हो गया था प्रताप? महेश, मैं बेहोश हो गया था यार। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यार। होटल के रहा था, मैं चिल्लाया, जब लोगों ने आके वहाँ देखा तो वहाँ कोई लाश नहीं थी, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने हवलदार को सब कुछ बताया तो वहाँ सड़क पे ऐसा कुछ भी नहीं था यार। अरे प्रताप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा दिमाग कहीं भटक गया है प्रताप, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या आवाज? चल जरा देखते हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे तुमने मुझे बताया था, लेकिन 2 घंटे पहले कैसे पता चला? हो सकता है एक इत्तेफाक है। नहीं यार, इत्तेफाक नहीं, 2 घंटे। हाँ, बिल्कुल ठीक, 2 घंटे। मैंने जब उस आदमी को पंखे से लटका हुआ देखा, ठीक वैसा ही 2 घंटे बाद हुआ।
और जब मैंने एक्सीडेंट देखा था, अब ठीक 2 घंटे बाद ये एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब भविष्य में 2 घंटे बाद होने वाली घटना को मैं देख सकता हूँ। मैं अब भी ये कहता हूं कि ये महज एक इत्तेफाक है। कोई कैसे जान सकता है कि 2 घंटे बाद क्या होने वाला है? यार इत्तेफाक एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। अब फिर मुझे कभी कभी भविष्य क्यों दिखता है, हर बार क्यों नहीं दिखता? अचानक मुझ में ये शक्ति कहां से आ जाती है? ये चश्मा, महेश, ये चश्मा, मैंने दोनों बार ये चश्मा पहना हुआ था। कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? ये तो एक मामूली सा चश्मा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? नहीं महेश, ये मामूली चश्मा नहीं। ये चश्मा मैंने जब पहना, मेरी आंखों के आगे धुंधला धुंधला हो गया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखें खराब हो गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चश्मा ही मुझे भविष्य दिखाता है महेश। एक मिनट, आज का अखबार कहाँ है? उसमें हम लोगों की हुई चोरी की खबर छपी है ना? हाँ। चलिए आओ। ये रही खबर। पुरानी वस्तुओं के संग्रहकर्ता श्री गोकुल दास के घर में हुई चोरी का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। नकदी और दूसरी वस्तुओं की चोरी के अलावा श्री गोकुल दास उस कीमती चश्मे के बारे में ज्यादा चिंतित है जो जर्मनी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता जॉन हार्मन का बताया जाता है। महेश, इसका मतलब ये है कि इन घटनाओं के पीछे ये चश्मा एकमात्र कारण है और इसके बारे में पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कैसे? महेश, आज शाम हम लोग 3 एशेस क्लब चलते हैं। प्राइज जो लकी नंबर, प्राइज जो लकी नंबर, प्राइज जो लकी नंबर, 1 रुपये का 20 रुपये मिलेगा। प्राइज जो लकी, फास्ट फास्ट, हरी अप, लगाइए जल्दी लगाइए। बस अब कोई नहीं लगाएगा, बस कोई नहीं लगाएगा। क्या कर रहे हो यार? चुपचाप कुदरत का करिश्मा देखो। सपना देख रहा है क्या? 9 नंबर नहीं 4 नंबर लगा। अरे प्रताप, नंबर 9 नहीं नंबर 4 जीता है। क्या कर रहे हो यार तुम? ट्राई जो लकी नंबर, ट्राई जो लकी नंबर 2670 है। क्या कर रहे हो यार? 4 नंबर को 9 नंबर बता रहे हो। लगता है तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। कैलाश, नजर तो मेरी पहले कमजोर थी, अब अच्छी हो गई है। अरे प्रताप मेरी बात तो सुनो। अरे प्रताप, ये सब क्या चक्कर है तुम्हारा? हाँ, तुम तो कह रहे थे 9 नंबर जीतेगा और यहाँ तो 4 नंबर जीता। 9 नंबर भी जीतेगा महेश, लेकिन ठीक 2 घंटे के बाद। जैसे ही चक्री 9 नंबर पर रुकी, मैंने चश्मे से देखा, वैसे ही मैंने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में ठीक 9:30 बजे थे। 2 घंटे के बाद, यानी कि 11:30 बजे, चक्री 9 नंबर पर ही रुकेगी। महेश, तू एक काम कर, फौरन घर चला जा और अपने चोरी के जितने रुपए रखे हुए हैं, वो कुछ 15,000 रुपए हैं, वो यहाँ ले आ। मुझे 11:30 बजे 9 नंबर पर लगाने हैं। सर पैसे यहाँ लेकर आ जा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम क्या समझते हो? पागल हो गए हो क्या तुम? सब पैसे लेके आ जा। जितना कहता हूं उतना ही कर।
जल्दी घर जा और सारे पैसे ले आ। मुझे 11:30 बजे 9 नंबर पर लगाने हैं। जा। लगाइए लगाइए, चलिए। 1 रुपए का 20 रुपए मिलेगा, 1 का 20 रुपए मिलेगा, 1 का 20 रुपए। 15,000 मेरा 9 नंबर पर। 15,000? हाँ 15,000। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। एक अकेले 9 नंबर पे 15,000 रुपए लगा रहे हो। पैसों से दुश्मनी है क्या? एलन, तुम मेरे 15,000 9 नंबर पर लगा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? इस गेम में हमने इतनी बड़ी रकम कभी नहीं लगाई, मालूम है? अगर 9 नंबर जीत गया तो हमें 3 लाख रुपया देना होगा। क्यों, डर गए? ठीक है, तुम्हारे 15,000 रुपए 9 नंबर पर लग गए। फिर घुमाओ चक्री। जीत गया, मैं जीत गया। 3 लाख रुपए। एलन 3 लाख लेके आओ कैश। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। एलन 3 लाख लेके आओ कैश। थैंक यू, थैंक यू। 3 लाख रुपए, इतना पैसा मैंने कभी नहीं देखा। अरे महेश, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या होता है। बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, गाड़ियां, आगे पीछे और आलीशान बंगला। यार महेश, 1 महीने में अपने क्या ठाठ हो गए यार। और ये सब कुछ इस चश्मे की बदौलत। अरे प्रताप, मुझे भी ये चश्मा देना है। मैं भी एक टाइम पहन के देखूं यार। कि याद रख, ये चश्मा सिर्फ मेरा है। और वैसे भी तुमको प्रॉब्लम क्या है? देख, अपन जो भी पैसा कमाते हैं आपस में बांटते हैं। हाँ, मैंने बंगला लिया, तुम्हें एक बढ़िया सा फ्लैट तो दिलवाया ना। वैसे तुम चाल में रहते तो उससे अच्छा है ना। देख, अपना ये पैलेस कोई राजा महाराजा से कम नहीं, किंग ऑफ मिथिला की तरह है। ये बात तो ठीक है। अरे महेश, 10 बज गए, चलो क्लब चलते हैं यार। महेश यार, तेरा चश्मा पहन के आज बता दे मेरा लकी नंबर क्या है यार। प्लीज यार महेश यार, प्लीज मेरे लिए। Okay. क्या हो गया प्रताप? हाँ? प्रताप, क्या हो गया? तू अपना हाथ दिखा। क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है प्रताप? हाँ? तू क्लब जा रहा है ना? लेकिन तुम्हारी यार, तू जा, मेरा मूड नहीं है। तू जा प्रताप, यार। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बाद कोई मुझे मार डालेगा। ये किसी जगह कौन हो सकता है? कि वो आदमी है जिसके हाथ में ब्रेसलेट है। कौन मुझे मारना चाहता है? कौन हो सकता है मेरा दुश्मन? क्लब। हाँ क्लब। कहीं क्लब का ही तो कोई नहीं। वहां सबको पता है मैंने बहुत रुपए जीत लिए हैं। हो सकता है कोई वहीं का हो जो मुझे मारना चाहता है। कौन हो सकता है ये ब्रेसलेट वाला आदमी?
साथ आ जाते यार। क्या हाल चाल है प्रताप साहब? ठीक है यार। तू कैसा है यार? सब ठीक है ना? सब ठीक है यार, सब ठीक है। तुम लोग खेलो यार, मैं क्लब में घूम लेता हूँ। कौन हो सकता है? पता नहीं कौन मेरा दुश्मन बन गया। कौन है वो जो मुझसे जलता है? कहीं ये तो नहीं? 12 बजे के पहले अगर मैंने उस ब्रेसलेट वाले आदमी को नहीं ढूंढा तो मेरी मौत तो निश्चित है, क्योंकि मैंने चश्मे में अब तक जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सच हुआ है। मेरी मौत भी सच होगी, मुझे ऐसा लगता है। वक्त निकलता जा रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है? क्यों आए हो यहाँ? तुम पहले ही यहाँ से काफी रुपया जीत कर ले जा चुके हो। अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम्हें यहाँ कोई भी गेम खेलने नहीं दूंगा, समझे? यार ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ खेलने थोड़ी आया हूँ, बस देखने आया हूँ, देख रहा हूँ। सिर्फ देखना। हाँ, ये एलन मुझसे बहुत जलता है, क्योंकि मैंने बहुत रुपए जीते हैं इस क्लब से। कहीं वो ब्रेसलेट वाला आदमी यही तो नहीं? इसके हाथ में ब्रेसलेट तो नहीं? एलन, मुझे तुम्हारा हाथ देखना है, तुम्हारी कलाई। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपनी कलाई पे ब्रेसलेट पहनते हो ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? मुझे अपना ब्रेसलेट दिखा दो। देखो क्या तुम बोल रहे हो? देखो मैं एलन कह रहा हूँ, मुझे तुम आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? हिमेश, इसे भेज दे, वरना काट के फिकवा दूंगा। चलो आप लोग चलो, चलो चलो चलो। यहाँ तो किसी ने ब्रेसलेट नहीं पहना है। वो आदमी कौन है जो मुझे मार डालना चाहता है? अब तो वक्त भी बहुत कम है, मैं क्या करूं? सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। ठीक 12 बजे वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। अरे प्रताप, प्रताप, क्या वो आज इतनी जल्दी जा रहा है? कैलाश! अरे अबे रो क्यों रहा है? हार गया क्या? अरे तो परेशानी की क्या बात है बे? अब तो तू बहुत मालामाल हो गया है। मैं क्या बताऊं कैलाश, कैसे बताऊं? बस थोड़ी देर में मैं। अबे क्या थोड़ी देर लगा रखी है? रिलैक्स, चल थोड़ी देर, चल सिगरेट पी। कैलाश कैसे बताऊं? हाँ। मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। चल पागल हो गया, चल सिगरेट। शायद 1 घंटे के अंदर। चुप, चल सिगरेट पी। कोई मुझे तू सिगरेट। ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में? हाँ, ये ब्रेसलेट ये मुझे मेरी बीवी ने दिया है, एनिवर्सरी प्रेजेंट। कैसा है? तुम ही हो वो आदमी, तुम ही हो ब्रेसलेट वाले आदमी। कैलाश, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम तो हमेशा अच्छियों में जीतते आए हो। मैं तुझे क्यों मारूंगा? मैं जानता हूँ कैलाश, मैं जानता हूँ। मैं ये ब्रेसलेट पहचानता हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो। मेरी बात सुन प्रताप। तुम मुझे मारना चाहते हो कैलाश। 1 मिनट प्रताप। मैं नहीं रुकूंगा। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी मौत निश्चित है। मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ, बहुत दूर। लगता है आज का दिन खराब है आपके लिए। अब देखिए ना, एक के बाद एक गेम हार रहे हैं आप। कैलाश जी, आज आपका ध्यान कहीं और है। हाँ महेश, अब मुझे खेलना बंद ही कर देना चाहिए। पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ।
कहीं जाना भी है मुझे, कुछ काम है। ग्लास देना। क्या कैलाश साहब, बड़ी जल्दी टेबल छोड़कर चले आए आप। हाँ वैसे ही। अरे भाई, एक दो बाजी और हो जाती, शायद पलट जाते पत्ते। अरे नहीं भाई, आज पत्ते पलटने का कोई चांस नहीं है। आज मेरा एक हाथ सीधा नहीं पड़ रहा है। वैसे भी जल्दी में हूँ, एक जरूरी काम करना। अरे काम वाम तो होते रहते हैं कैलाश साहब, अभी तो क्लब बंद होने में बहुत टाइम बाकी है। नहीं यार महेश, आज नहीं। अरे कैलाश साहब, एक और बाजी हो जाए। अरे यार फिर कभी। अरे कैलाश साहब, अभी तो सिर्फ 11:30 बजे है। 11:30? ठीक है, मैं जल्दी वापस। मुझे जल्दी प्रताप के पास पहुंचना होगा और कोई चारा नहीं है। कैलाश, प्रताप, कहाँ हो तुम? प्रताप, मैं ऐसा नहीं करता प्रताप, मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन मजबूरी थी, आना पड़ा। कैलाश, मैं जानता हूं तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अगले 2 घंटे के भविष्य के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं तुम यहाँ किस लिए आए हो। 2 घंटे आगे का भविष्य? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और क्या कहा तुमने? तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? मुझे मारने आया हो। प्रताप क्या कर? लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, प्रताप। कैलाश, तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें वो मौका ही नहीं दिया। तुम्हारे इस खतरनाक इरादे के बारे में मैं 2 घंटे पहले से जानता था। ओ महेश, ये सब क्या है प्रताप? महेश, ये कैलाश, ये मुझे मारने आया था, लेकिन मैंने ही इसे उड़ा दिया। ये देखो, जानते हो महेश, मैंने अपने चश्मे में अपनी ही लाश देखी। एक ब्रेसलेट वाला आदमी मुझे गोली मार रहा है। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन ब्रेसलेट पहचान गया, और वही ब्रेसलेट कैलाश ने पहनी हुई है। ये देख, ये दिखाता हूं तुझे। ब्रेसलेट नहीं है यार। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? महेश, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप, तू 2 घंटे आगे की भविष्यवाणी करता था ना?
लेकिन अपनी मौत की भविष्यवाणी करने में तूने बहुत भूल कर दी। ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? अभी आधा घंटा पहले कैलाश ये ब्रेसलेट मुझसे हार गया था, और ये भला आदमी तो तुमसे पैसे मांगने आया था, तुम्हारा खून करने नहीं। तो मैंने जिस ब्रेसलेट वाले आदमी को देखा था वो तुम हो। हाँ, तो हमेशा मुझे जलील करता रहा और बात बात पर मुझे डांटता रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने मुझे इस चश्मे को छूने तक नहीं दिया, लेकिन अब ये चश्मा मेरा है। मेरा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।